हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 20th फेब करंट अफेयर्स। और पहला टॉपिक जो हमारा है वो धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर के भारत और जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिन कर रहे हैं 17th ऑफ फेब। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शिगा में कंडक्ट करा जा रहा है जो कि जापान प्रोविंस में लाई करता है और ये इसका चौथा एडिशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत और जापान के बीच में ये बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि धर्मा गार्डियन जो है वो बाइलैटरल इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज है जो कि ये चौथा एडिशन जापान के शिगा में हो रहा है। और इसके अलावा आप देखोगे कि ये शिगा प्रोविंस यहाँ पे उसी का जिक्र है, किस तरीके से भारत और जापान के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे फ्लैग को लेकर के साथ में मतलब कहीं ना कहीं परेड वगैरह करके और अपना बिगिन कर रहे हैं। ये एक एनुअल इवेंट है बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो पहला एडिशन था वो भारत में ही हुआ था ईयर 2018। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला एडिशन 2018 इंडिया में। एम इसका है एनहांस करना इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्मीज ऑफ बोथ नेशंस। दोनों देशों के बीच के जो आर्मी है उनके बीच में जो काम करने की एबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अदर जो एक्सरसाइजेस हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो पहला मालाबार है, भारत और जापान जो है वो यहाँ पे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके कहीं ना कहीं वो नेवल वॉर कंडक्ट करते हैं जो कि मालाबार के नाम से जाना जाता है। बेसिकली सारे के सारे क्वाड नेशंस भी हैं और ये इंडो पैसिफिक के रीजन में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जिमेक्स, तो इसका फुल फॉर्म ही है जापान इंडिया मेरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसे ये आपका धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है वैसे ये मेरीटाइम एक्सरसाइज है और ये शिन्यू मैत्री भी इंडिया और जापान के बीच में ही कंडक्ट कराया जाता है। तो ओवरऑल ये कुछ आपके सामने टॉपिक्स था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, लास्ट ईयर या यूपीएससी के सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि भारत जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022 कर्नाटका में हुआ था। तो ये किस कंट्री के साथ में हो रहा है? अभी आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है तो आपको इन चार में से करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल पता होगा। तो जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में वीडियो अगर ईमानदारी से देख रहे हैं तो आंसर बताएंगे। ठीक है, ये आंसर हम नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टॉपिक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेजिग्नेट किया है दो आउटफिट्स को एज टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूआपा। और ये बेसिकली आपको द हिंदू का कटआउट सामने नजर आ रहा होगा किस तरीके से दो आउटफिट्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कैटेगरी में रखा गया है। अब यूआपा उस पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स याद रखिएगा ये डेजिग्नेट करा है खालिस्तान टाइगर फोर्स को और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस एक्ट के तहत। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करना है तो वो इसी एक्ट के तहत किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और दो एग्जांपल्स आपके सामने। इसका गोल क्या है कि ये बेसिकली अथॉरिटीज को एबिलिटी देता है कि वो डील कर सके ऐसे एक्टिविटीज के साथ में जो भारत के इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। किसी भी तरीके से अगर भारत के इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए वो थ्रेट है तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको ये डील कर सके। इसके साथ साथ आप देखोगे इसको एंटी टेरर लॉ भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूआपा जो है बेसिकली इसको एंटी टेरर लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, टेरर से डील करने के लिए इसको लाया गया है। मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट इसमें लाया गया है जैसे कि 2019 का अमेंडमेंट। तो इस वजह से एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि पावर दे देता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये कहीं ना कहीं डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स। तो पहले क्या होता था 1967 वाले में कि कहीं ना कहीं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकते थे इस एक्ट के तहत। लेकिन अब 2019 में अमेंडमेंट होने के बाद में यूनियन गवर्नमेंट को पास में पावर है कि कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल को भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में रख सकते हैं लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करके। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे शेड्यूल 1 जो है इस एक्ट का वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर कोई भी एसोसिएशन अनलॉफुल है तो फिर ये नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गजेट में निकाला जाएगा डिक्लेयर कर सकते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल, किसी भी एसोसिएशन को एज पर शेड्यूल 1। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। यूआपा के तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो फाइल कर सकती है चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है 180 दिन के अंदर अंदर वो चार्जशीट जो है वो फाइल कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और इसके अलावा अरेस्ट और ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन को भी फर्दर बढ़ाया जा सकता है कोर्ट के इंटीमिडेशन के बाद में। लेकिन ओवरऑल टाइम पीरियड जो है वो मैक्सिमम 180 डेज का है। जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है सिर्फ हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। याद रखिएगा एक्सटेंशन इसका कितना है तो पूरे के पूरे भारत को कवर करता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट, किसी भी अगर कोई भी हमारे कंट्री में आता है जो वायलेट करता है इस एक्ट के प्रोविजंस को और माना जाता है उसको कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा
जो कि इस एक्ट के तहत पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज। तो यूआपा के तहत ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय और विदेशी दोनों को चार्ज किया जा सकता है इसके तहत। तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा अगर वो देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ कुछ भी गलत करता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने। बेसिकली ये कह रहा है कि जो प्रोविजन है इस एक्ट का वो अप्लाई होता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। जो भारत के सिटीजन्स हैं अगर वो कल को जाकर के किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो भी उनके ऊपर अप्लाई होगा। पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेयरएवर दे मे बी। अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है और वो कहीं पर भी सर्विस दे रहा हो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ साथ में पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयरएवर दे मे बी। अब अगर कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है भारत में और अगर वो कहीं किसी दूसरे देश में भी है उसमें जो भी सवार लोग होंगे वो भी इसके दायरे में कवर होते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोविजंस है जहां पे अप्लाई होता है। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है किसी भी टेररिज्म के काम में, अगर वो प्रिपेयर करता है टेररिज्म के लिए, प्रमोट करता है आतंकवादी और साथ साथ में इन्वॉल्व हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से। अभी ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन भी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आप देखोगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूआपा और यहाँ पे हमने उसके बाद में सीधा कहा था कि इसी तरफ आइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि पास्ड इन 2004 ये जो लॉ है वो एम करता है इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। अब आप लोगों ने इस चीज को देखा है तो ये 2004 में पास किया गया है या किस ईयर में पास किया गया है? बेसिकली ये 1967 में पास किया गया है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो वन ओनली निकाल दीजिए और दोनों तो अब करेक्ट हो नहीं सकता है। दो ऑप्शंस आपका एलिमिनेट हो चुका है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट हैज लाइफ इंप्रिजनमेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी एज हाईएस्ट पनिशमेंट। तो सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट ही है, हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पे डेथ पेनल्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दे कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि इसमें डेथ पेनल्टी भी बिल्कुल है। मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है किसी भी इंसान को। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पेंगोलिन डे 18 फेब को बीता है तो इस वजह से पेंगोलिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन वी हैव सेड कि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस आउट नहीं होगा। सिर्फ इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इस क्वालिटी कंटेंट को। तो पेंगोलिन की बात कर लेते हैं। ओवर 1000 पेंगोलिन्स को पोच करा गया और ट्रैफिक करा गया भारत में पिछले 5 सालों में। और ये क्या है? ये स्केली स्किन्ड मैमल्स होते हैं। ये देखिए आप स्किन इनका स्केली सा कुछ होता है। ठीक है, आपको सामने नजर आ रहा होगा इस इमेज में पेंगोलिन्स किस तरीके से हैं। और साथ साथ में जब भी ये खतरे में होंगे ये पेंगोलिन अपने आप को एक बॉल के शेप में बना लेंगे। आपने देखा होगा इनको। प्राइमरीली नॉक्टर्नल एनिमल्स है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या कि ये बेसिकली आप देखोगे कि दिन के समय में सोते हैं, रात के समय में जगते हैं। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं और इनको स्केली एंट ईटर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका डाइट मेनली एंट्स और टर्माइट्स से ही होता है। इस वजह से इनको एंट ईटर्स भी कहा जाता है जो कि स्केली स्किन के वजह से होते हैं। पेंगोलिन्स लार्ज होते हैं। प्रोटेक्टिव केराटिन होता है इनके अंदर। प्रोटेक्टिव केराटिन, केराटिन काफी फेमस प्रोटीन भी है, केराटिन स्केल्स वगैरह। इस वजह से इनकी तस्करी भी करी जाती है। सिमिलर इन मटेरियल टू फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। ठीक है, इसके अलावा कवरिंग देयर स्किन, दे आर द ओनली नोन मैमल्स विथ दिस फीचर। इकलौते ये मैमल्स हैं जिनमें ये आपको फीचर पाया जाएगा। इस वजह से काफी ज्यादा इनका डिमांड रहता है। हैबिटेट्स की बात कर लीजिएगा तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स वाले रीजन में रहते हैं। 8 स्पीशीज जो है वो पाया जाता है 2 कॉन्टिनेंट्स में। 4 स्पीशीज अफ्रीका में, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 4 स्पीशीज एशिया में। एशिया में जो पाया जाता है इंडियन, फिलीपीन, सुंडा और चाइनीज। ठीक है, यहाँ हम 2 को पढ़ेंगे, इंडियन और चाइनीज को। इंडिया में 2 हैं, एक है इंडियन आपका, ठीक है, और साथ साथ दूसरा चाइनीज, जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आपको इनका प्रेजेंस दोनों का मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पीशीज जो इंक्लूड करते हैं वो इंडिया के शेड्यूल 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जिसकी वजह से आपको जेल भी हो सकता है अगर हंटिंग जैसी चीजें पाई गई तो आपके साथ में। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। IUCN के रेड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो दोनों का अलग है। इंडियन का आप देखोगे तो ये एंडेंजर्ड है और चाइनीज का आप देखोगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सी से चाइनीज, सी से क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और चाइनीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वहां पे हंटिंग है, पोचिंग है, इस वजह से वो और भी ज्यादा खतरे में है। भारत में एंडेंजर्ड है भी। ठीक है, चलिए हमें इसको बढ़ाना है और बेहतर करना है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और IUCN का आपको दिखा दिया, और साइट्स का भी अपेंडिक्स 1 है।
थ्रेट हमने आपको बता दिया है कि हंटिंग एंड पोचिंग फॉर लोकल कंजम्पटिव यूज, पेंगोलिन स्केल्स का यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में और फोक रेमेडीज में, ताकि ट्रीट किया जा सके रेंज ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि एस्मा वगैरह की बीमारी को, र्यूमेटिज्म को और आर्थराइटिस को डील करने के लिए काफी मददगार साबित होता है। चलिए, इसके अलावा इनका जो स्किन है वो अमेरिका में यूज किया जाता है लेदर प्रोडक्ट्स भी बनाने में, जैसे कि बूट्स वगैरह, बैग्स वगैरह और बेल्ट्स वगैरह। अभी ये तो काफी ज्यादा एक हिपोक्रेसी ही है, क्योंकि हम एक तरफ जानवरों को मार करके दूसरी तरफ हम उन्हीं का खाल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और सामानों में पहनने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें को प्रमोट नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि किसी और की जिंदगी को हम लेकर के अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे सामानों के लिए, तो ये सरासर गलत है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा था प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऑप्शंस आपको दिया गया है। टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स मतलब मारने वाले, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स और वल्नरेबल पार्ट्स को अपने, तो कहीं ना कहीं रोल कौन से इसमें से जानवर करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो पहला पेंगोलिन तो हमने पढ़ा ही है अभी जस्ट, तो पेंगोलिन तो होगा। अब अगर 3 है तो आप देखो कि यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। अब आपके सामने या तो 3 ओनली होगा या 1 and 3 ओनली होगा। अब हेजहॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हेजहॉग में भी सेम बड़े कांटेदार से बॉडी में उनके निकले होते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो भी बॉल की तरह बना लेते हैं और कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता है। तो हेजहॉग भी करेक्ट आंसर होगा, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर 1 and 3 होगा। मैमथ इसमें नहीं आता है। तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस, कभी भी आप ऐसे चीजों को देखो, इमेज देखो, उससे भी आप इस क्वेश्चन को आंसर सही कर सकते थे, 2 मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन कैसा है कि आप रट नहीं सकते हो कभी। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। तो आप कभी भी कुछ भी देख रहे हो तो क्लियर होकर के चीजों को, इसीलिए इमेज के फॉर्म में आपको हम हर चीज दिखाते हैं ताकि आप उस चीज से रिलेट कर पाओगे, और एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं, आपने विजन इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, रजत सर ने करंट अफेयर्स में कराया था कि वहां पे स्किन जो है किस तरीके से होता है और बाकी सारी चीजें। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा पीपीटी को इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करते हैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप सब भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते रहिए। और ये आपके सामने हेजहॉग किस तरीके से देखिए बॉल जैसा बना हुआ है, और ये मैमथ है, तो ये गिलहरी जैसा ही कुछ दिखता है, नॉर्मल आराम से बड़ा होता है उनसे, लेकिन ये एकदम भोला भाला सीधा सा आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको कुछ परवाह ही नहीं है, अभी ये एकदम मस्त आराम से है, टेंशन फ्री। हमारे आपके जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस लेकर के ये नहीं है, तो ये खुश है अपने जीवन में। और हम खुश वैसे रहने नहीं देते हैं, लेकिन खुश रहना चाहिए बिल्कुल। तो दोनों खुश रहे, सब खुश रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समन बर्ड सैंक्चुरी, और ये लास्ट टॉपिक आज का करंट अफेयर्स का। तो कहीं ना कहीं माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज का डिक्लाइन देखने को मिला है समन बर्ड सैंक्चुरी में। ये एक रामसर साइट है जिसको ऐड करा गया 2019 में, और ये मैनपुरी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां आपको मिल जाएगा। तो समन बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको सीजनल ऑक्सबो लेक भी मिल जाएगा ऑन द गैंजेस फ्लड प्लेन। ऑक्सबो लेक आपको पता ही होगा कि अगर एक रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है और वो अपना कोर्स बदले जा रही है, ठीक है, अब मान लीजिए वो यहाँ से फ्लो होती थी लेकिन अब वो यहाँ से फ्लो होने लग गई है, अब वो यहाँ से फ्लो होने लग गई है। अब ये रिवर जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा कि ये यहाँ पे कटता जाएगा, और इधर इस तरीके से एक छोटा सा मतलब ऑक्सबो लेक इसी को कहते हैं कि यहीं पे एक ऑक्सबो लेक छोटा सा बन जाएगा, जहां रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। रिवर्स के लगातार फ्लो होने के, अभी इस फ्लो दिशा में फ्लो हो रहा था, लेकिन जब ये इस दिशा में फ्लो होने लग जाएगा, ये जो एरिया होगा इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो ये सीजनल ऑक्सबो लेक है, इसमें इंक्लूडेड है सेवरल स्मॉलर वेटलैंड्स वगैरह भी वाटर बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए, और ये बेस्ट प्लेस माना जाता है राज्य में जहां पे आपको मैजेस्टिक उत्तर प्रदेश की स्टेट पक्षी सारस क्रेन्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेली करंट अफेयर्स हमारा 20 फेब के लिए। थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया होगा, लेकिन बाकी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल आपका कुछ और भी सजेशंस है तो आप वो बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नॉलेज गेन करिए, और जुड़े रहिए हमारे फर्दर ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जहां पे हम करते हैं, जहां पे हम क्वालिटी कंटेंट के साथ आप तक इन चीजों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, एंजॉय करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और फर्दर ऐसे वीडियोस के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।